देख रहे हैं द डेली शो विद मी नेमत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज जब हम प्रोग्राम की तरतीब दे रहे थे तो एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, जो कि वजीर दिफा हैं। साथ में उनके मौजूद थे कमर जमान कायरा साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, पहले वो आप खुद सुने। फाइनल अप्रूवल जो है इस सारी कंजर्वेशन पॉलिसी की जो है, लेकिन ये सारी दुनिया में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे मार्केटें बंद हुई थी। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे रात को 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक मार्केटें खुली होती हैं। सुबह मार्केटें जो है 12 बजे कहीं खुलती हैं, कहीं 1 बजे खुलती हैं, कहीं 2 बजे खुलती हैं। तो हम जो डे लाइट जो हमें अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है सूरज की रोशनी से, उसको तकरीबन 50% ऑफ द टाइम जो है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। हम लाइटें जला के जो है ना काम कर रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें दफातर के अंदर शैंडलियर चल रहे होते हैं, बेतहाशा लाइटें खुली होती हैं। मिनिमम लाइट से जो इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस किस्म की वेस्टेज जो है लोग जो है शाम को शॉपिंग के लिए निकलती 7:30-8 बजे के करीब है। ये एक बिहेवियर का जो एक पैटर्न है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मैं समझता हूँ एक संगीन माशी सूरत हाल है जिसमें हम गुजर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदत जो है नॉर्मल कर लें। ये नहीं हम कह रहे कि जी आप कोई बेल्ट टाइटनिंग करें और आपको कोई मुश्किलात का, आप सिर्फ अपनी आदत बदल दें। जो हमारे वालिदैन जो है, आप में से यंगस्टर जो हैं उनके तो वालिदैन तो मेरी उम्र के ही होंगे, लेकिन जो हमारे वालिदैन जो है, बल्कि आपके भी वालिदैन सब के जो है पिछली जनरेशन जो है, जो मेरी जनरेशन है या मेरे बुज़ुर्गों की जनरेशन है, वो सारे जो है रात को तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी, मार्केटों की और हर किस्म की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती। बाज़ार जो है 6:30-7 बजे तक बंद हो जाते थे। अब ये रवाज जो है ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अगर अपने वसाइल में रहना है, अपने मीन्स में रहना है, जो हमारे हालात हैं माशी उनमें रहना है, तो हमें ये सारी चीज़ जो है सुकेड़ना होगी। उस चादर में जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसमें जो है इस वक्त कभी पाँव कवर करें तो सर बाहर होता है, सर कवर करें तो पाँव बाहर होता है। अगर उस चादर में हमने सिमटना है तो फिर हमें अपनी आदत जो है वो बदलनी होगी। चादर अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर आप हो सकता है तो रिलैक्सेशन हो, लेकिन जिन मुल्कों के पास दौलत का कोई लिमिट ही कोई नहीं है, आप ये हमारे गल्फ़ के कंट्रीज में भी देख लें, वहाँ पे भी 8 के करीब मार्केटें वहाँ पे बंद हो जाती हैं, शॉपिंग मॉल बंद हो जाती हैं, कहीं 9, 9:30, 10 बजे तक भी रहती हैं। लेकिन ये 2 बजे वाला रिवाज जो है या 1 बजे वाला रिवाज जो है, ये समझ नहीं आता। मासवा है जो फार्मेसीज़ हैं या कोई इस किस्म के जो एमरजेंसी वाले, ये जो है ये सारा कुछ जो है फाइनलाइज अभी थर्सडे को जो है ये हो जाएगा। ये सूबों से मशावरत के बाद जो है, ताकि इनमें से बहुत सी चीज़ें, बल्कि मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं सूबों ने करनी है। तो ये सारी, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगी 6-7 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही थी और ये अपनी फाइनल स्टेज पे ये पहुंच चुकी है। सियासी जो इसमें कंसल्टेशन है वो 4 सूबों से हो जाएगी और हम उनको कन्विंस करेंगे कि ये नेशनल इमरजेंसी के तकाजे हैं कि हम ये पॉलिसी जो है इसको इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे कि आपने सुना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में माशी सूरत हाल यकीनी तौर पर चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस हैं, और उनको दूर करने के लिए कुछ इकदाम का तस्करा किया गया। मार्केट्स की जल्द बंदिश के ऊपर बात की गई, शादी हॉल्स को जल्द बंद करने के ऊपर कहा गया, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह थी कि वो आवाम को तजवीज़ दे रहे हैं कि आप अपने घरों के जो पुराने पंखे हैं उसकी जगह नए पंखे लगा लें, गीज़र में फला अमेंडमेंट कर लें, दीगर मामलात में तब्दीलियां कर लें, और जो बल्ब हैं आपके घर में अगर वो हेलोजन बल्ब हैं तो उनको आप एनर्जी सेवर या एलईडी बल्ब्स की तरफ आप ट्रांसफर कर दें। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बात की कि स्ट्रीट लाइट्स को ऑल्टरनेट करके जला लें।
तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा ख्वाजा आसिफ साहब से कि ये जो आपने इकदाम कहे ख्वाजा साहब, पहले इस बात का तस्करा तो करें कि आखिर इन इकदाम की जरूरत क्यों पेश आई, और गुज़िश्ता 8 माह की हुकूमत में क्या ये नहीं सोचा गया कि मुल्क अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो पहले इस तरह के कोई इकदाम कर लिए जाते। और साथ में आपने जो एक और बड़ी जबरदस्त तजवीज़ पेश की कि 20% सरकारी मुलाजमीन को घर बैठे काम करना होगा, तो क्या ये जो तजवीज़ रही, इस तजवीज़ का असर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल वर्किंग क्लास है उसके ऊपर भी पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमती एहलकार हैं या हुकूमती गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पे हम अक्सर ये देखते हैं कि वर्किंग डिसिप्लिन या हाजिरी के जो मामलात होते हैं वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं होते, और पाकिस्तान में बड़ी तादादी जो कि है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम नहीं करती पाई जाती, बल्कि प्राइवेट नौकरियां उनकी हैं जो कि इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान में जो सनतें काम कर रही थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही हैं। पाकिस्तान में बिजनेस कोलैप्स नजर आता है, और आज इसकी एक और शक्ल सामने आई जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स की मनफी सतह पे क्लोज हुआ, और 1100 पॉइंट्स की कमी के साथ जब ये इंडेक्स क्लोज होता है तो ये बात बताता है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो अब बहाल नहीं है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं शेक होता हुआ नजर आता है। क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस ट्रस्ट को बहाल करने के लिए, प्लीज ये भी बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि जो आपने तजावीज पेश की स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, तो मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज करता फिरूं कि कराची या पाकिस्तान के बड़े सारे इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स सिरे से मौजूद ही नहीं, और जो हैं वो जलती ही नहीं है। तो किस तरीके से इस स्ट्रीट लाइट की जलने या ना जलने से पाकिस्तान की आवाम बचत कर सकती है? दूसरा सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जो आपने पंखों की तब्दील होने की बात की, जो आपने बिजली के बिलों को कम करने के लिए जो आपने बल्ब्स की तब्दीली की बात की, और आपने जो गीजर या दीगर आलात की बात की, जरा ये तो बताएं कि जिस आवाम के पास 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, जिस आवाम के पास बेसिक अशिया जरूरत नहीं, वो आवाम आखिर कैसे इस तरह के मामलात के ऊपर काबू पा सकती है? कैसे इतना बड़ा खर्चा, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकती है? या तो हुकूमत इसके ऊपर कुछ सब्सिडी दे और फ्री पंखे लगा के दे लोगों को अपने घरों में। और दूसरी बात ये भी जरा मुझे समझ नहीं आई कि सर्दियों के मौसम में ख्वाजा आसिफ साहब को पंखों की तब्दीली का क्यों इतना जहन में आया, कि ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि इन 2 या 3 या 4 माह की सर्दियों में पंखों की तब्दीलियों के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है? आखिर इस फैसले से किसका फायदा होने जा रहा है, और इससे किसके सनतों को बड़ा बेनिफिट होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं सवालों के जवाब आप मिलेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पंजाब और केपी की असेंबलियों को तहलील करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जहां किया गया, वहीं पे पंजाब असेंबली में एक और करारदाद पेश कर दी गई है। इस करारदाद के बाद पंजाब असेंबली का तहलील होना फिलहाल कुछ हद तक रुका हुआ नजर आता है। पंजाब असेंबली में जो एक करारदाद पेश की गई है, इस करारदाद के तहत जो सीएम पंजाब है उनको एतमाद का वोट हासिल करना होगा, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी ये करारदाद पेश कर दी गई है। आने वाले दिनों में सियासत के मैदान में क्या कुछ होने जा रहा है, इसके हवाले से हमें ज्वाइन करें जनाब असलम गौरी साहब, JUI के सीनियर रहनुमा। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो असेंबलियां तहलील करने का मामला है, इस हवाले से क्या हिकमत अमली तय की जा रही PDM की जानिब से? असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है जो कि इस वक्त मुल्क की मईशी सूरत हाल बिल्कुल खराब है जी। इंतहाई बुरे हालात में खुद जो PTI वाले भी ये फरमा रहे हैं कि जी मुल्क किसी वक्त भी डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि काम तो उन्होंने अपने हाथ से किया हुआ है, इसलिए उनको तो सारे अंदाजे हैं। उनको नहीं पता है कि इस वक्त हुकूमत कहाँ तक किस तरह से इस मुल्क को बचाने की, इकानमी को, मुल्क की बका को, मुल्क की सालमियत को, मुल्क की वहदत को बचाने की कोशिश हुकूमत कर रही है। लेकिन इमरान खान की सियासत से जिस से तालिब इल्मी से लेके आपका क्रिकेट का कैरियर ले ले, या वजीर आजम इमरान खान को ले लें, सियासतदान इमरान खान को ले लें, एक बात इसमें है कि वो अनापरस्त है और उससे बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं है। वो जो बात मुंह से कहता है वो कहता है बस मैं हूं तो है, वरना कुछ नहीं है। खेल भी अगर मैं हूं तो है, हुकूमत भी अगर मैं हूं तो है, अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो किसी की नहीं चलेगी। लेकिन असलम साहब ये बात तो सही है ना कि अगर सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो वफाकी जो हुकूमत है वो तो कायम रहेगी, उसके ऊपर तो कोई हर्फ नहीं आता इससे।
तो अगर ये असमिया तहरील हो भी जाती है तो फिर पीडीएम को इससे क्या नुकसान हो सकता है? पीडीएम को नुकसान ये हो सकता है कि आपने ये इलेक्शन कराया जो जिमनी का, और इसने खुद उसको मजाक बनाया और सारी सीटों पे खुद खड़ा हो गया, और अब दोबारा उन सीटों पे इलेक्शन होगा, ये कौमी असेंबली में भी नहीं जा रहा, तो किसका पैसा खर्च हुआ है? गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ, पीटीआई का पैसा तो खर्च नहीं हुआ, या न्याय साहब के बुजुर्गों का पैसा खर्च हुआ है, कौम का पैसा खर्च हुआ है, कौम का सरमाया खर्च हुआ है। तो क्यों मुल्क को किसी इम्तिहान में डाल रहे हैं? हम बाहर नेगोशिएट कर रहे हैं उन अदारों के साथ जिन अदारों के आगे इसने मुल्क भेज दिया था, हम उन अदारों के साथ इस वक्त नेगोशिएशन के मूड में हैं। जो सूबाई असेंबली के इंतखाबात देर बदेर होने तो हैं, ये तो ऐसा नहीं कि आज से 6 माह बाद भी शायद इंतखाबी अमल तो होना है, तो अगर इस सूबाई असेंबली का इंतखाब हो भी जाता है तो उससे आपको लगता है कि मुल्क की मईशत के ऊपर एक बड़ा बोझ पड़ेगा? इसका मतलब यह है कि अंदर जिसकी भी हुकूमत बने, उसके पास अगर 2 असेंबलियां हो और वो बैच तोड़ दे, तो इसका मतलब दोबारा इलेक्शन कराना शुरू कर दे, रोज का एक तमाशा बन जाए। ये इमरजेंसी के लिए है कि मुल्क के हालात इजाजत नहीं देते, कोई वजह है उसके लिए ये कहा गया है। ये थोड़ी कहा गया कि मेरी जाती पसंद ना पसंद से मुझे असेंबलियां तोड़ दो, इसलिए कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इसलिए कि मैंने हुकूमत को घुटने टेकने में मजबूर करना है, इसलिए कि मुल्क को माशी तौर पर नाकाम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई अपनी जाती अनाज के लिए, बल्कि खुद इमरान खान, पीटीआई तो है ही नहीं है, इमरान खान जैसा आदमी वो सिर्फ अपनी जाती अनाज के लिए सारा खेल खेल रहा है, और मुल्क की सालमियत के साथ उसने खेला है, मुल्क की मैशत उसने तबाह की, IMF को स्टेट बैंक उसने बेचा है, उसने मुल्क तबाह किया है। अब हम उस तबाहशुदा मुल्क को अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पेट में बड़ा बरोड उठ रहा है। तो गौर साहब ये बताएं ना, आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? पंजाब असेंबली में तो करारदाद पेश कर दी गई है, अब ऐसा ही कोई इकदाम हम केपीके की असेंबली के एतबार से भी देखेंगे या पंजाब असेंबली के हद तक ये महदूद रहेगा? देखिए, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि इनके अपने लोग भी नहीं चाहते कि असेंबली टूटे, ना केपीके वाले चाहते हैं ना पंजाब वाले चाहते हैं, ठीक है जी। अब ये इसकी साथी अना है, इसकी पार्टी की भी जो सुप्रीम लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि असेंबली टूटे, 5-4 महीने के बाद वो इलेक्शन हो जाए, कोई क़यामत नहीं आती। इस वक्त मुल्क की जो हालात है आप देखें ना, लोग इस वक्त सिंध में करोड़ों लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, हम उनके लिए कंपनसेशन कर रहे हैं। सिंध के लोग अगर रोडों पर बैठे हैं तो सिंध का ही वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, एक गैर मुल्की दौरों की तवील फहरिस्त है जो कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से की जा रही है। इतने दौरे तो शायद सिंध में भी नहीं हुए, इतने दौरे तो बलूचिस्तान में भी नहीं हुए जितने इस वक्त बैरून मुल्क दौरे किए जा रहे हैं। तो बैरून मुल्क इसलिए दौरे किए जा रहे हैं कि खान साहब के आखिरी दौर में तो आपसे हर कोई नाराज था, ईरान आपसे नाराज था, अफगानिस्तान आपसे नाराज था, मुत्तहिदा अरब अमारात आपसे नाराज थे, सऊदी आपसे नाराज था, अमेरिका को इन्होंने कहा जी मेरी साइफर आ गया जी, मेरी हुकूमत तबाह कर दी, दुनिया सारी से आप नाराज होता, टर्की आपसे नाराज था, चाइना आपसे नाराज था। तो अब उसको बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या घर बैठे रहेंगे और वो खुद आगे हमारे पांव पकड़ेंगे? तो कुछ तो करना होगा। अगर वजीर खारजा मुल्क से बाहर गया है तो उसका मतलब यह है कि वो कुछ कर रहा है, इसीलिए मुल्क की इकानमी खड़ी भी हो रही है। पूरी दुनिया भर पाकिस्तान की जो कैफियत है उस कैफियत से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब 15 दिन टर्की में लगा के आए हैं, सऊदीया का विजिट किया है, तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह पर किरदार अदा कर रहे हैं। हल क्या निकलेगा? क्योंकि अगर आप मईशत की बात करें तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गालिबन 1100 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई। बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस लगातार मुल्क की मईशत को लेके मुश्किलात में नजर आता है। अब इसका कोई हल निकलेगा? कोई देर पा के एक ऐसी कैफियत पैदा की जाए जहां पे हर कोई पुरअमन तरीके से अपना काम कर सके, पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ सके? देखिए, ये तो मेरी बात का आपने जो बात की है, मेरी बात की तस्दीक हो गई है कि मुल्क की मईशत खराब है, मुल्क के हालात खराब है, बिल्कुल मईशत खराब है। और मैं दूसरी एक बात और भी दूंगा कि पूरी दुनिया में यही हाल है, अमेरिका की मईशत बैठ गई है, पूरी दुनिया में कोविड के बाद के असरात अब सजार होना शुरू हुए हैं। हम तो पहले ही गिरे हुए थे, गिरे हुओं को धक्का लगा है और मुंह के बल गिरे हैं। मसला यह है कि इंशाल्लाह हम इससे निकलेंगे, हम इस पे काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने थोड़ा सा तेल में आवाम को रिलीफ दिया, आपने देखा कि पिछले 2 महीने में 10 रुपए का रिलीफ दिया, 6 रुपए लेवी की मद में वापस ले लिए सर। 10 रुपए का रिलीफ दिया, 6 रुपए लेवी की मद में वापस ले लिए गए सर। हजूर, सारे रिलीफ आएंगे इंशाल्लाह। डॉलर भी आपको 200 से नीचे ला के देंगे, पेट्रोल भी साहब कीमतों से भी नीचे लेके जाएंगे। थोड़ा सा हमें काम तो करने दिया जाए। ये चंद बच्चे लेके, चंद लुफंगे लेके, चंद नाचने गाने वाले लेके और इस तरह का तमाशा करके पूरी दुनिया को एक मैसेज देना कि पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी है,
इससे तो हमें बाहर निकलने दिया जाए। इंशाल्लाह मुल्क आपको 3-4 महीने में पहले से अच्छी पोजीशन में खड़ा नजर आएगा। अच्छा गौर साहब, एक सवाल यहाँ पे जरूर है साढ़े कि तीन साल में मोहतरम ने एक नाली नहीं बनाई है, और 75 साल में जो आपने कर्जा लिया है उस कर्जे को एक साइड पे रख ले और इसका कर्जा एक साइड पे रख ले। KPK में जो कर्जा इसने लिया है 75 साल का एक साइड पे रख ले, इसके 10 साल का कर्जा एक साइड पे रख ले, और वहां तनख्वाहें नहीं है, पैसा कहाँ गया? अब इससे हिसाब तो लेने देना, इससे किताब तो लेने दे। दूसरों को करप्ट करने वाले से हमें पूछना दे ये पैसा कहाँ है। और उससे पहले अपनी जान बचाने के लिए ये मुल्क का दांव पे लगा रहा है, ताकि इस पे हाथ ना डाला जाए, इसकी चोरियां आवाम के सामने लाई जाए, ये सारा इसी का खेल है जी। अच्छा गौर साहब, ये आखिरी सवाल को जरूर जवाब देती जाइएगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने माशी सूरत हाल का तस्करा किया, और इस वक्त जो आपने ये भी कहा कि आलमी सतह पे जो तब्दीलियां हो रही है, आलमी सतह पे माशी चैलेंजेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर ये चैलेंजेस इसी तर्ज पे बढ़ते चले गए, मफरूजे के तौर पर ये बात कह रहा हूं, तो आने वाले 6 माह बाद 8 माह बाद जो इंतखाबी अमल होना है, क्या उसमें भी ये सोचा जा सकता है कि हुकूमत के पास जो इमरजेंसी का इख्तियार है कि वो 1 साल तक अपने इख्तिदार को तोसी दे सकती है, तो इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है? तमाम ऑप्शन जो आइन हमें देता है वो ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकते हैं मुल्क की मईशत, बका और सालमियत के लिए। तो ये आईनी ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल जो हमें आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो हमें ऑप्शन मिलेंगे हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी आईनी ऑप्शन में शामिल होगा कि परवेज इलाही साहब के साथ पंजाब की असम्बलियों को तहलील होने से बचाया जाए। एक गलत काम को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है हजूर। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौर साहब, JUI के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे थे और यकीनी तौर पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। ये बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फैसला किया गया सूबाई असम्बलियों को तहलील करने का, अब इस फैसले को लेके काफी ज्यादा परेशानियां हैं। सियासत के मैदानों में इस वक्त हलचल नजर आती है और भरपूर कोशिश की जा रही है कि पंजाब और KPK की जो असम्बलियां हैं उनको तहलील होने से बचाया जाए। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो इसका कानूनी पहलू क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पंजाब असेंबली के हवाले से काफी ज्यादा मामलात कशमकश का शिकार हैं। कल भी हमारे प्रोग्राम में बात का तस्करा हुआ था और जैसे कि कल प्रोग्राम में कहा गया था कि पंजाब असेंबलियों का तहलील होना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। खान साहब ने ऐलान तो कर दिया लेकिन इसमें कुछ रुकावटें थी जिसका कल तस्करा हुआ था प्रोग्राम में। आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। मुझे बता दें कि क्या पंजाब और KPK की असेंबलियां जो तारीख खान साहब ने दी उसी तारीख के ऊपर तहलील होने जा रही हैं? आया बड़ा क्लियर जवाब है। अब बिल्कुल क्लियर जवाब दे दूंगा, बिल्कुल क्लियर जवाब दे। बिल्कुल क्लियर। फिर ब्रेक पे जाना है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये अब ऐसा ना कहिएगा पहले ब्रेक ले लें, पहले जवाब नहीं लेंगे। देखिए, अभी उससे पहले चोर से के चोरी कर और शासक का होशियार। अभी दूसरी तरफ जो हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ये असेंबली नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उनके कारिंदे वो अदालतों में पहुंचे में तैयारी है पेपर के। भाई क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं नहीं असेंबलियां तहलील होंगी तो ऐसे हंगाप हो जाएंगी ना सूरत हाल, तो तहलील हो भी नहीं सकेंगी और इनका पत्ता भी खेल लेंगे। न तहलील होने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। वो ये कह देंगे कि हम वो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं और ये इधर कह देंगे हमने ये डाल दिया, पहले ये आ गई, पहले ये आ गई, पहले उस कानून के मुताबिक अदम एतमाद होना चाहिए था, उसके लिए इतनी मुद्दत है, पहले हमने डाल दी, आप नहीं देते सकते, आप विड्रॉल नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते। ये खेल होगा, इसके लिए ज़हनी तौर पर बहुत काम हो चुका है। ये जो हमारे राजा इमरान खान है ना, वो जो उनका स्टाइल है, वो ये तो समझ ही नहीं सकते कि चारों तरफ से ये टूट गए, ये उड़ते हुए परिंदे इधर उधर, कौन सी इनको इख्तिदार का जब सन्यासन नजर आएगा ना, संघासन जिसे कहते हैं, वहां बैठने की तैयारी में इनको पता ही नहीं है। सब बहुत सारी चीजें निकल चुकी हैं इनके नीचे से और उधर भी निकल जाएगी, इधर उड़ने तो दो परिंदों को। तो जैसे कि आपने देखा कि कल ही इस बात का इंदिया दे दिया गया था कि कोई ना कोई रुकावट इसमें जरूर आनी थी, जो कि कल रात गए आए। मौजूदा वजीर आला पंजाब के हवाले से तहरीक अदम एतमाद का आना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हवाले से अदम एतमाद का आना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को की तैयारी की थी? यानी इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब मलिक फारूक अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो कल अदम एतमाद की तहरीक आई, क्या तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार थी कि नहीं? फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, रजीम चेंज के बाद हम बिल्कुल जदोजहद में है, तहरीक में है
और हमें अंदाजा है कि ये लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं और ये क्या करेंगे। हम इनके हर दाव पेश को जानते हैं और हमने अपनी तैयारी उस हिसाब से पूरी की हुई है। अब इनके पास जब खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में असेंबलियों से बाहर निकलने का ऐलान किया तो आपने देखा उस वक्त से इनमें हलचल मची हुई है। ये रोज हमारे लोगों के पांव में पड़ते हैं कि किसी तरीके से केपीके और पंजाब असेंबली को हम तहरीर होने से रोक दें, ये बात आ जाए, क्योंकि इनके पास तो आपकी हुकूमत सिर्फ 27 किलोमीटर तक है, तो ये इनकी तो वो भी चली जाएगी। ये वो लोग हैं जो पहले हमारी हुकूमत गिरा रहे थे, लेकिन अब ये लोग हमारी हुकूमत बचा रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ये बताएं ना कि वो पंजाब की असेंबली जो इस वक्त जिसमें आपकी हुकूमत है, वजीर आला आपके हैं, स्पीकर आपके हैं, जहां पे अमला आम तौर पे अमूमी तौर पे शाम 6 या 7 बजे तक घर चला जाता है, वहां पे रात गए इतनी देर से ये असेंबली का अमला मौजूद था, ये करारदाद वसूल की गई, इसके ऊपर अमल दरामद किया गया, कल रात ही ऑफिस खुले तो आखिर खुले कैसे? देखिए अभी भी रजीम चेंज की जो बाकियात हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारे मुल्क में अभी भी कुछ लोग अदारे जो हैं वो उनकी मुदाखलत अभी जारी है। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो नया सेटअप आया इसमें वो अपना किरदार मुस्बत रखेंगे। लेकिन मलिक साहब आप जिन इदारों की या एस्टैब्लिशमेंट का जिसका आप तस्करा कर रहे हैं उसके बारे में काफ लीग के सरबराह चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी पार्टी एक बड़ा नरम गोशा है और वो तो कहते हैं कि उनका किरदार है और मुस्बत किरदार है, तो वो तो इस किरदार से इनकारी है नहीं, बल्कि वो तो खुद कह रहे हैं कि बेनिफिशरी है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि काफ लीग भी इस तमाम तर सूरत हाल में मुलविस हो सकती है या उनकी भी एक ख्वाहिश हो सकती है कि इस तरह का कोई इक़दाम हो जाए? देखिए काफ लीग हमारी इत्तेहादी जरूर है, लेकिन वो एक अपना अलग स्टैंड रखती है, वो एक अलग जमात है, उनका एक अपना बयानिया है। पंजाब असेंबली में इकट्ठे हैं, लेकिन जैसे आपने इमरान खान का बयान पढ़ा है कि जब परवेज इलाही और खान साहब की मुलाकात हुई है तो बाजवा साहब के बारे में बिल्कुल कोई बात परवेज इलाही ने नहीं की, बल्कि ये लोग तो हम समझ के इन्होंने बातें की हैं। बड़ा अच्छा इनकी जो मुलाकात है बड़ी अच्छी रही है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही है। ये जवाब तो परवेज इलाही साहब दे सकते हैं ना कि सुबह उन्होंने उसके साथ ही जो बयान दिया और जो उन्होंने जिस पर इतना रद्द अमल भी आया उसके पीछे क्या वजूहात हैं। चल मैं इसके ऊपर आता हूं और जरा मुझे कानूनी पहलू का भी जरा जायजा लेना है। एडवोकेट नासिर अजीम साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब जरा ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक कानूनी पहलू भी आ गया है, टेक्निकल एरर्स भी हैं, पहले तो ये बताएं कि ये जो करारदाद पेश की गई है, ये जो रिक्वेस्ट आई है, क्या ये एक्सेप्ट भी हो सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो इजलास है असेंबली का वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी के दौरान इस तरह की करारदाद एक्सेप्ट नहीं हो सकती और दीगर कानूनी मामला भी, उसके ऊपर जरूर गुफ्तगू कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, वीएस टीवी का और पैनल में मौजूद सर को भी सलाम। इस हवाले से जो आप कानूनी पहलू पे बात कर रहे हैं, मैं एक बात तो आपको क्लियर करता चलूं कि मैंने स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान सुना है और उन्होंने फरमाया है कि इस वक्त तक असम्बली का सेशन चल रहा है और कानूनी एतबार से जो मेजॉरिटी के लिए अक्सरियत की जो कह लें एतमाद का वोट है वो लेने के लिए गवर्नर ने एक डायरेक्शन जारी की है या गवर्नर ने कहा है कि इत्माद का वोट वज़ीर आला पंजाब लें तो वो कानूनी तौर पर अभी अमल दरामद नहीं हो सकता, बल्कि असम्बली का सेशन इस वक्त चल रहा है। तो आपने कानूनी बात की, कानूनी पहलू पे बात की, तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि आर्टिकल 130 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसका जो क्लॉज 7 है वो कहता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, but the governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly। अच्छा, कानूनी एतबार से मुनीर साहब अगर सेशन चल भी रहा हो तो कानूनी एतबार से अगर चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी का लूज करता है और गवर्नर फील करे तो गवर्नर समन कर सकता है और कह सकता है कि आपको पहले मेजॉरिटी
एतमाद का वोट लेना होगा और देन कोई कार्रवाई आगे चल सकती है। देखिए, जब तक गवर्नमेंट के पास एतमाद का वोट ही ना हो, मेरा कहने का मकसद चीफ मिनिस्ट्री है और कैबिनेट है, तो फिर बताएं कि सेशन कैसे चल सकता है और हुकूमत कैसे चल सकती है। ये कानूनी पहलू है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि क्या अगर मैं ये मफरूजे के ऊपर मैं बात करूं कि काफ लीग की अगर ये मंशा हो, ये ख्वाहिश हो कि वो इस जो मामला है कि असेंबलियों को तहलील करना चाहते हैं खान साहब, उसको थोड़ी देर तक मुलतवी करना चाहें, तो क्या इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर ये कितना ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है मामला? अच्छा मुनीर साहब, बेसिकली हुआ ये कि एक सियासी पहलू भी आपको बताता चलूँ कि खान साहब बहुत ज़्यादा मेहनत और तगोदो करते रहे और रिक्वेस्ट करते रहे चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि आप असम्बली को तहलील कर दें, जो कि इनकी टेबल पे डिस्कशन भी रही। आप गुज़िश्ता 2 दिन के प्रोग्राम्स उठाएं जब एक खबर ब्रेक होती है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फलां बयान दे दिया और असम्बली ना तहलील करने की बात जब ये बाहर आई, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुख्तलिफ टॉप चैनल्स पर बैठकर ये बात करते रहे, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी, और इनडायरेक्टली उनको मैसेज भी करते रहे। अब मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि जहाँ तक आप बात करें डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली की, तो कानूनी एतबार से वो आर्टिकल 112 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके मुताबिक वो असम्बली को तहलील कर सकते थे। मगर हुआ ये है कि आर्टिकल 136 के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर दाखिल हो चुकी है और 20% जो प्रोविंशियल असम्बली का है उसके मुताबिक नॉट लेस देन 20% टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। कानून ये कहता है कि अगर पास हो जाता है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो फिर चीफ मिनिस्ट्री और हुकूमत से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, मुझे फारूक साहब से इसी के ऊपर पॉइंट लेना है। फारूक साहब, इस वक्त जैसे कि नासिर साहब बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्लाइटेस्ट ऑफ चांस तो मौजूद है नून लीग के पास या काफ लीग के पास, या तो वो चाहें तो असम्बलियां तहलील होने से रोक सकते हैं, या तो वजीर आला पंजाब का इंतखाब फिर से चौधरी परवेज इलाही के सुपुर्द किया जा सकता है। ये नून लीग की जानिब से किया जा सकता है, पीडीएम की जानिब से किया जा सकता है। अब क्या हिकमत अमली होगी अगर इस तरह का मामला हो जाता है? अगर ये सूरत हाल है तो ये समझा जाए कि अब जुम्मे के रोज जो असेंबली है वो तहलील नहीं हो रही। देखिए, नून लीग चाहती है कि ये असम्बलियां तहलील ना हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जैसा कि बयान दिया है कि अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर आईनी तौर पर आप पाबंद हैं कि आप नए इलेक्शन कराएं। और तहरीर होने की सूरत में इन असम्बलियों की मुद्दत 5 साल होगी, जबकि अगर जिस तरह कौमी असम्बली में इस्तीफों की बात है तो उसके लिए ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे। और इमरान साहब का जो बयान है इस वक्त जिस तरह आप देखते हैं बुलंदियों पर है, और इनको 100% यकीन है कि इलेक्शन की सूरत में पंजाब में इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो इसलिए ये लोग ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आइन और कानून के अंदर। लेकिन मलिक साहब, ऐसा कोई प्लान बी भी तो होना चाहिए ना, कि अगर आप ये समझे कि अभी आप भी जानते हैं कि काफ लीग की मुलाकातें हो रही हैं, परवेज इलाही साहब की मुलाकातें हो रही हैं, चौधरी शुजात की मुलाकातें हो रही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से हो रही हैं, नून लीग के वक्त से मुलाकात हुई। कल अगर ये सूरत हाल हो कि काफ लीग आपसे उस तरीके से आपके साथ नहीं चल पाती, तो क्या फिर केपीके की असेंबली की हद तक बात रह जाएगी, या फिर पंजाब में आप उसी तर्ज पे कंटिन्यू करेंगे अगर तो ये सूरत हाल रही तो? देखिए, ये इसका फैसला तो हमारी जो बड़ी क़यादत है वो बैठकर फैसला करेगी कोई सूरत में वो केपीके के बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, अगर पंजाब में हमारे इत्तेहादी काफ लीग वाले जब तक हमारे साथ रहेंगे, और मैं समझता हूँ बिल्कुल हमारे साथ है, हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन क्योंकि सियासत है, उनका अपना बयानिया है, तो इस तरह की मुतदाद चीजें आती हैं, हालात ऐसे हैं, कोई छोटी सी खबर भी है वो बड़ी बन जाती है, और मीडिया जिस तरह इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिस तरह इसको फैला रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसको मैं समझता हूँ थोड़ी सी ये मनफी सरगर्मी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप तहरीक इंसाफ को भी इस बात का सवाल करना चाहिए कि काफ लीग इत्तेहादी हमारी है, लेकिन मुलाकातें सारी पीडीएम की जमातों से हो रही हैं, और वहां पे यकीन दहानियां भी हो रही हैं, वहां पे श्योरिटीज भी दी जा रही हैं, वहां पे गारंटीज के तहत तौर पे चौधरी शुजात साहब को भी कहा जा रहा है कि आप गारंटर बन जाएं। तो ये जो सूरत हाल है कहीं ना कहीं तो एक है ना कि ब्रेक थ्रू हुआ है। और चौधरी परवेज इलाही साहब के अगर हम बयानात सुने
तो उसको देख के कहीं ये नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं या इत्तेहादी हैं। वो तो एक ही बयान में दोनों पार्टीज कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। देखिए, इस तरह की गारंटियां तो उस वक्त भी दी गई थी जब हमजा शहबाज वज़ीर आला के जब उतारा गया, फिर हमने वोटिंग हुई और परवेज लाई जो है वो वज़ीर आला बने। उस वक्त भी तो इन लोगों ने बड़ी मुलाकात की, आपदारी उनके साथ बैठा हुआ था जो शहजाद के शहबाज शरीफ जा रहा था। तो लेकिन आज आपने देखा कि परवेज लाई बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहे और हमारी पार्टी ने भी उनका मुकम्मल साथ दिया और हमारी हुकूमत बनी और हमने देखें कि 10 नशिस्तें होने के बावजूद हमने उनको सीएम बनाया। तो मैं समझता हूँ अभी भी जब ये परवेज लाई ने ध्यान दिया तो मोहम्मद सिलाही खुद चलकर खान साहब के पास गया और उन्होंने बिल्कुल इस चीज के ऊपर यकीन दहानी कराई कि हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। देखिए, इमरान खान की ये जो जंग है, ये वो जंग लड़ा है, वो अपने लिए नहीं लड़ा, ना वो किसी जाती मुफाद के लिए लड़ा है। उन्होंने परवेज लाई को साफ बताया कि इस सारी चीज के पीछे जो असल है वो पाकिस्तान है, वो मुल्क की जंग है। हम अब जिस पर जा रहे हैं, हम एक जो इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ की जो तहरीक है, हमारा मकसद वाज़ेह है कि हम इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और इन लोगों ये लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन से क्यों भागे हैं, इनको अंदाजा कि इनके साथ क्या होगा, इसलिए ये ऐसी चीजें। सर, आप एक इलेक्शन चाहते हैं, पीडीएम की जमातें अगले साल की तैयारी करके बैठी हैं कि वो एक साल मजीद असेंबलियों को एक्सटेंड कर सकें, इमरजेंसी नाफिज कर सकें। तो ये तो दोनों जो सियासी पार्टीज हैं वो तो अपनी अपनी डायरेक्शन में सोच रही है ना। ये हमसे खौफजदा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा है। इनको अंदाजा है कि अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से बाद इसलिए इनके पास कोई बयानिया नहीं है। आज आपने देखा जो इन्होंने बिजली के रेट फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। IMF ने इनको कहा है कि आप जो पेट्रोल और डीजल पर जो लेवी टैक्स है उन्होंने 20 रुपए मजीद लगाने का अंदिया दे दिया है। तो ये इनसे महंगाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं होनी है, दिन ब दिन बढ़नी है। तो जब ये चीजें बढ़नी है, गर्मियों में हमारे पास बिजली नहीं होगी, सर्दियों में हमारे पास अब गैस नहीं है, अगर गैस आ रही है तो वो बड़े महंगे दामों पे आ रही है, तो कौन इनको वोट देगा? ठीक है फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मुझे जरा इसके ऊपर बात करने दें। नासिर साहब, ये जरा समझाइएगा कि ऐसी सूरत हाल में जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएम तीनों के खिलाफ एक करारदाद पेश की जा चुकी है, तो ऐसी सूरत में जो हाउस है उसकी सदारत कौन करेगा? स्पीकर ही करेंगे या कोई और होगा? अच्छा मुनीर साहब, इसमें होता ये है कि कुछ मेंबरान इसके अलावा भी शामिल होते हैं और अपोजिशन जमातों से भी शामिल होते हैं। जैसा आपको याद होगा कि जब फेडरल की असम्बली थी वफाक की, तो वहाँ पर आपको याद होगा याज सादिक साहब को फिर सदारत करनी पड़ी थी, जब दोनों अशखास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने रिज़ाइन कर दिया था। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन है, जब अदम एतमाद आ जाएगी दोनों के खिलाफ, तो जो तीसरी ऑप्शन होगी वो पीडीएम के किसी नुमाइंदे के पास। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि काफ लीग किसी भी तौर पर टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस अदम एतमाद को नॉकआउट कर सकती है? अच्छा, प्रोसेस से गुजरना होगा मुनीर साहब। आप देखिए ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुकी है, प्रोसेस से गुजरना होगा। असम्बली तहलील अगर पहले कर दी जाती है आर्टिकल 112 के तहत तो फिर तो बड़ा आसान था, फिर तो ये बातें ही ना रहती जो खान साहब ख्वाहिशात का इजहार बहुत अरसे से कर रहे थे। लेकिन बेसिकली रिलक्टेंट नज़र आए चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब, और बिल आखिर फिर पीडीएम को ये स्टेप लेना पड़ा। और बेसिकली पीडीएम का ये स्टेप भी आपको मैं एक बात बताता चलूँ, ये प्रेशर काफ लीग पे डालने वाली सिचुएशन है। और आपको पता है कि आधी काफ लीग जिनके पास आइनी इख्तियारात हैं पार्टी के अंदर, वो सारी की सारी पीडीएम के साथ है। जिनके साइंस से टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है 2023 में, जिनके साइंस से पार्टी चलती है, सदारत और जनरल सेक्रेटरीशिप उनके पास है। अब बात यहाँ कर लेते हैं कि इनके खिलाफ आ गई अदम एतमाद, तो क्या सिचुएशन है कि क्या गवर्नर के इख्तियारात और गवर्नर यूज़ कर सकता है, क्या गवर्नर भी बाद में असम्बली को रिजॉल्व कर सकता है? तो जो आर्टिकल 112 है ना, जो असम्बली तहलील करने का, उसका क्लॉज 2 में ये बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में भी गवर्नर फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ये काम कर सकता है। लेकिन पीडीएम का मकसद असम्बलियों को तहलील करना नहीं, बल्कि इसको एक्सटेंड करना और इसकी
टेन्योर को भी बढ़ाना, और आप देख लीजिएगा कि वफाक में भी जो इस वक्त की पॉलिसी चल रही है वो हो सकता है कि 8 से 12 माह की एक्सटेंशन ले लें, क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है वो पीटीआई के हाथ में टेक्निकली और लीगली नहीं आ रही होती, क्योंकि इनको वो प्रॉपर डायनामिक्स की समझ भी नहीं आ रही होती और लॉ पॉइंट्स पर डिप भी नहीं ले रहे होते। अगर ये लीगली चलें तो ये मैं समझता हूँ सेफ रह सकते तो मैं अगर मैं सही समझाऊं तो इस वक्त जो तमाम तर जो सूरत हाल है वो ये है कि काफ लीग इंटरनली जो फैसला करेगी, मुत्तफिका तौर पे चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब जो फैसला करेंगे वही हतमी फैसला माना जाएगा। इसके अलावा अगर वहां पे कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो भी एक बड़ा एक असरअंदाज होगा सारी सूरत हाल के ऊपर। अच्छा मुनीर साहब, अब जो 9 वोट्स हैं वो आप याद रखिएगा कि वो हाथ में चली गई हैं चौधरी शुजात साहब की। वो अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी, इस बार की सिचुएशन और तरह की होगी और हो सकता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में इनके खिलाफ भी वोट कर जाएं, क्योंकि अपनी जमात के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट कर जाए। वो मनीर साहब कैबिनेट मेंबर्स नहीं बन सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, और वो भी ग्रेजेस हैं। हर शख्स ने अपने हल्के में काम करना होता है, अपने हल्के में फंड देने होते हैं, वो उनके मसाइल होंगे। अब मैं एक टेक्निकली और लीगली आपको बात कर दूं कि हो सकता है परवेज इलाही साहब ही दोबारा चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन पीडीएम पे प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया, नासिर साहब का पॉइंट आ गया। मेरे पास प्रोग्राम में वक्त महदूद है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल है, जो सियासी इंतशार इस वक्त अपने उरूज पे नजर आता है, वो इंतशार किसी तौर पे काबू में है। और जो इस वक्त कानूनी जंग दोनों तरफ से लड़ी जा रही है, इस जंग का नतीजा क्या होगा ये यकीनी तौर पे देखने से ज़रूर लगता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जाए कि सारे पत्ते और सारा डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान की बड़ी जमातों के पास नहीं बल्कि काफ लीग के पास है, तो ये बात गलत ना होगी। काफ लीग का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, और इस फैसले का असर जो काफ लीग को होगा वो महज इन असेंबलियों की मुद्दत पे नहीं बल्कि आने वाले इंतखाबी अमल के ऊपर भी होगा। काफ लीग क्या सोचती है और आइंदा इंतखाबी फासला किसके साथ तय करना है, ये फैसला काफ लीग का होगा। और काफ लीग के इसी फैसले के तहत आज ये असेंबलियां कायम रहती हैं या तहरील हो जाती हैं, इसका फैसला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।